राम राम दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट हम किसी डिजीज पे आए उससे पहले कुछ टेक्निक बताना चाहेंगे छात्रों के लिए भी और उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को थोड़ा बहुत घर में पढ़ाते हैं। तो कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे हम कम समय में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा ग्रेस्प करें, इसी के बारे में थोड़ा सा पहले हम डिस्कस करते हैं और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये सबके लिए जरूरी है, उन छात्रों के लिए भी जो स्टडी कर रहे हैं हायर क्लासेस में, खासतौर से हमारे मेडिकल स्टूडेंट जो हैं उनके लिए, बाकी पेरेंट्स जो घरों में छोटे बच्चे लोअर क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए भी ये जरूरी है कि इस चीज को समझें। कोई नया चीज नहीं बताऊंगा मैं, वो सारी चीजें हैं, बस उसको मैं जस्ट रिवाइव करा रहा हूं, आपको रिकॉल करा रहा हूं, जिससे आप उसके बारे में चिंतन करें और सोचें कि हाँ ये टेक्निक अच्छी है। इससे अगर हम बच्चों के बारे में डिस्कस करें, पढ़ाने इस टेक्निक को यूज करें, तो बच्चों की मेमोरी पावर में वो सब्जेक्ट, वो चीजें ज्यादा लंबे समय तक बनी रहती हैं। तो उसी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, कोई भी चैप्टर पढ़िए, किसी भी सब्जेक्ट से लीजिए, एक बार आप उसको सरसरी निगाहों से पढ़ने के बाद जब भी आप सेकेंड टाइम्स जब आप उसको रीड करें, उसको पढ़ें, तो सेकेंड टाइम की रीड क्वेश्चन ओरिएंटेड होना चाहिए। आपको उस टॉपिक पे, उस चैप्टर में आपको उस क्वेश्चंस जहां से बनते हैं, जहां से लगता है कि यहां से क्वेश्चन उठ जाएगा, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो उन क्वेश्चंस को पहले आप ध्यान से पढ़िए, उसको आप अंडरलाइन करिए और उन क्वेश्चनों को आप किनारे एक पेपर पे लिख सकते हैं। फिर जब आप उन क्वेश्चन को पढ़ें तो उसी क्वेश्चंस के आसपास आगे पीछे जो सेंटेंस है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया हूं कि सपोज करिए कि एक टॉपिक है, ऐसे मैंने आपको ग्राफिक टाइप बता रहे हैं और ये पॉइंट जो है हमने दे रखा है वो आपके क्वेश्चंस हैं, और ये सारे बीच में, उसके बीच में जो भी सेंटेंसेस एक दूसरे के जोड़ते हैं वो चीजें हैं। तो जब आप शुरू करेंगे, अगर ध्यान से शुरू करेंगे तो सब एक लाइन से पढ़ते चलेंगे। चलिए, एक बार तो सरसरी निगाह आप पढ़ लीजिए, लेकिन जब सेकंड टाइम रीड दी तो आपका वो क्वेश्चन ओरिएंटेड होना चाहिए। आपको उन क्वेश्चनों के बारे में ध्यान देना चाहिए कि ये क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक में जहां पे इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों के आसपास ही आपको रहना है। अगर आप आसपास इस क्वेश्चनों के बारे में पढ़ते रहेंगे, मतलब कि क्वेश्चन ओरिएंटेड स्टडी आपका होना चाहिए। उन टॉपिक को आप चॉइस करिए, हाईलाइट करिए कि यहां से क्वेश्चन आएंगे, और उस क्वेश्चंस के आगे भी पीछे भी आप स्टडी करिए। और जब आप कहीं भी जाएंगे, लिखने जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे, वाइवा में जाएंगे, आप तुरंत उसी टॉपिक को लिख देंगे, और बीच में तो जो भी सेंटेंसेस आती हैं वो सब आप लिख ही डालोगे आप लोग, लेकिन उन मेन पॉइंट को क्वेश्चन ओरिएंटेड आपको होना चाहिए। आपके दिमाग में क्वेश्चंस होना चाहिए, उसी के इर्द गिर्द टॉपिक में आप बढ़िए और पढ़िए। दूसरा मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कि ग्राफिक ओरिएंटेशन। ग्राफिक ओरिएंटेशन मतलब कि मैंने देखा है, अनुभव किया है, आप भी देखे होंगे कि अगर हम टॉपिक को डायग्राम बना करके अगर पढ़ते हैं तो डायग्राम हमारी मेमोरी पावर में लंबे समय तक रहती है। आप ये इमला जैसे पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे, दूसरे ही दिन भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप डायग्राम बना करके वो समझ रहे हैं, एक बार दो बार अगर डायग्राम बना करके अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपकी टॉपिक, वो सब्जेक्ट लंबे समय तक आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में बनी रहेगी। तो अपनी आदत डालिए ग्राफिक ओरिएंटेड स्टडी के लिए। तो पहला क्वेश्चन ओरिएंटेड, दूसरा ग्राफिक ओरिएंटेशन। ग्राफिक ओरिएंटेशन लंबे समय तक आपकी मेमोरी में बनी रहती है। तीसरा देखिए, क्रोमेटोग्राफिक स्टडी। क्रोमेटोग्राफिक स्टडी का मतलब होता है कलर। आप
उन क्वेश्चंस पॉइंट को, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो मास्टर सेंटेंस, मास्टर वर्ड्स हैं आपके टॉपिक में, आपके सब्जेक्ट में, उनको आप कलर से हाईलाइट कर दिया करिए। कलर का इफेक्ट ये होता है कि कलर का भी इफेक्ट आपको लंबे समय तक मेमोरी बनी रहती है। तो क्रोमेटोग्राफिक ओरिएंटेशन स्टडी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे नए नए जो बुक आ रहे हैं, आप देखे होंगे कि सारी चीजें एक तरफ लिखी रहती हैं, कॉर्नर में एक ब्लैक बॉक्स या रेड बॉक्स या ब्लू बॉक्स बनाता है और उसमें 4-5 चीजें आपको टॉपिक वाइज दे देता है। उसका भी मकसद यही है कि वो जो कलर, जो क्रोमेटिन का इफेक्ट है आपके ब्रेन पे, आपके उन सीलों पे, वो लंबे समय तक मेमोरी पावर में रहती है। तो हमेशा उस क्वेश्चन पॉइंट को, जो मास्टर सेंटेंस है, मास्टर वर्ड्स हैं, आप उसको जरूर अंडरलाइन करिए स्टडी करते समय। वो भी कलर से, हम किसी पेंसिल से भी कर देते हैं, पेन से भी कर देते हैं ना। आपको चाहे वो रेड कलर हो, चाहे येलो कलर हो, चाहे ग्रीन कलर हो, आप हाइलाइटर टाइप की चीज लीजिए और उन मास्टर सेंटेंस को आप हाईलाइट करिए और ये कलर आपके दिलो दिमाग पे लंबे समय तक याद रहता है। तो थर्ड, क्रोमेटोग्राफिक स्टडी भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है। चौथा, डोमेस्टिक एग्जाम्पल लिंक स्टडी। मैंने पहली वीडियो में बताया है कि जब भी आप टॉपिक को समझिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, कोई चीज है, आप टॉपिक को पढ़िए, समझिए और एट द सेम टाइम उस टॉपिक को किसी अपने घरेलू एग्जाम्पल से लिंक कर दिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि स्टूकिंग ट्यूब को मैंने एक घर की सीवेज पाइप से लिंक किया था। अगर उसी सीवेज पाइप में कुछ भी गड़बड़ी आती है, ब्लॉकेज आता है, ओवरफ्लो आता है, समथिंग कोई, तो घर के अंदर वो सारी प्रॉब्लमें शुरू हो जाती है। बाथरूम से लेकर तक किचन तक सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उससे लिंक कर दिया सेकेंड ट्यूब पे। उसी तरह आप किसी भी टॉपिक को आप उससे मिलता जुलता आप घरेलू एग्जाम्पल से लिंक करिए। याद रखिए, हमारे डोमेस्टिक लाइफ में, हमारे घरेलू में, हमारे आसपास क्या चीजें होती हैं, जरूर कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल जाएगा जो आपकी टॉपिक से लिंक्ड हो जाएगा और लंबे समय तक आपको याद रखेगा, बता रहा हूं। नेक्स्ट जो 5वां जो पार्ट है, 5th टेक्निक है रिपीटेड राइटिंग स्टडी। हमने देखा है कि अगर एक टॉपिक को आपने पढ़ लिया और उसको पढ़ने के बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर आपने नोटबुक पे, रफ पे अगर लिख लिया, तो वो लिखने की वजह से, वो जो लिख करके स्टडी जो होती है, वो लंबे समय तक आपकी मेमोरी पावर में बनी रहती है। तो रिपीटेड राइटिंग, बार बार लिख करके स्टडी करना भी बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लंबे समय तक मेमोरी में रखने के लिए। और लास्ट में एक चीज बता रहा हूं, पॉकेट डायरी स्टडी। पॉकेट डायरी स्टडी सबका निचोड़ है एक तरह से। जितने की सेंटेंसेस है उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का, उस चैप्टर का, की सेंटेंसेस को या उस फॉर्मूले को आप एक छोटी सी पॉकेट डायरी रखिए। उसमें आप चैप्टर का नाम लिखिए, उस चैप्टर में वो सारी सेंटेंस, जो मास्टर सेंटेंस, मैंने जो क्वेश्चन जहां जहां बनते हैं उसको बना रखा है, उसको आप नोट कर डालिए और अपने पास ही रखिए। और जब खाली समय में आपको रिकॉल करना हो तो आप उस डायरी को खोलिए और खोल करके वो सारी सेंटेंसेस आप देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर सकते हैं। जैसे ही वो सेंटेंसेस आप रिकॉल करेंगे और भी चीजें धीरे धीरे चीजें वो आपको याद आने लगती हैं। देखिए, जब भी आपको बता रहा हूं, पढ़ना तो आप ही को होता है, उस छात्र को ही होता है। टीचर्स, पेरेंट्स, कोई एक गाइड देता है, वो एक दिशा देता है, लेकिन परिश्रम उसी को करना है। तो मेरा कहने का मतलब कि जो छात्र किसी भी कार्य के लिए अगर निकलता है पढ़ने के लिए, वो एक संकल्प लेता है। मान लीजिए आपने इंटर के बाद निकले इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, वो एक संकल्प लेकर के जाता है कि मुझे ये काम करके लौटना है। तो संकल्प का मतलब क्या होता है? मतलब कि अब मैं इस कार्य को पूरे मन से, पूरी प्राण से, समग्र शक्ति के साथ अब इस कार्य के लिए मैं समर्पित हूं। और ध्यान दीजिए, इसी संकल्प में ही सफलता की जननी होती है, बैठी रहती है। वहीं से आपकी सफलता की राह खुलती है। तो बिना संकल्प लिए, बिना परिश्रम लिए कोई कार्य को आप सिद्ध नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। तो संकल्प लेकर के पढ़िए। संभव हो तो टाइमिंग का जो होता है वो सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले आप अगर 1-8 घंटे अगर समय देते हैं स्टडी में,
तो वो सबसे बेहतर होता है। तो ये कुछ टेक्निक मैंने आपको बताया, इन टेक्निक से आप अच्छे मार्क स्कोर सकते हैं, लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। अब हम धीरे धीरे आपको लेके आते हैं इस अपने टॉपिक पे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेकेंड ट्यूब्स, ये जो ईटी है, ये यहां से लेकर के यहां तक है, ये 36 मिलीमीटर का है, ये एक एडल्ट का है ये। और यही सेकेंड ट्यूब देखिए चाइल्ड में ये लगभग 18 या 20 मिलीमीटर का होता है, 18 मिलीमीटर का होता है। ये कितना छोटा भी है और ये कितना वाइड भी है, देखिए। अब जब भी ये बच्चे का एक डायग्राम टाइप का बनाया है, उसको आप समझिए, ये गले में आके खुलती है, ये बड़े का है, ये छोटे का है। तो जब बड़े को अगर कोल्ड होता है या सर्दी होता है, जुकाम होता है या सोर थ्रोट होता है, तो वहां से इंफेक्शन पहुंचने में मिडिल ईयर में काफी ट्रेवल करना पड़ेगा, काफी दूर जाना पड़ेगा। और बच्चा में सट देना वो मिडिल ईयर में पहुंच जाएगा, क्योंकि वो एक रास्ता चौड़ा भी है और छोटा भी है। तो कान के अंदर इंफेक्शन पहुंचने का सबसे जो मुख्य रास्ता है, सबसे मुख्य रास्ता है, वो यही स्टोकियन ट्यूब ही है। 90% इंफेक्शन जो होती है मिडिल ईयर का, कान का, वो स्टोकियन ट्यूब से ही जाती है। दूसरा जो रास्ता है वो एक्सीडेंटली अगर ईयर ड्रम अगर फट जाता है, चाहे वो ट्रॉमा से हो, चाहे एकॉस्टिक ट्रॉमा हो, चाहे किसी ने कोई झापड़ मार दिया उसके वजह से हो, या कोई एक्सीडेंट की वजह से, अगर ये परफोरेट हो गया डर्म, तो यहां से इंफेक्शन घुसेगा और मिडिल ईयर में पहुंच जाएगा। तो ये दूसरा रास्ता है। और तीसरा रास्ता एक है, यह है जो बहुत मिनिमम होती है, जो ब्लड के थ्रू वो कहीं से भी कहीं किसी भी पार्ट में पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं हेमेटोजीनस रूट होती है। तो इंफेक्शन के मेनली 3 रूट हुए, एक थ्रू दी यूस्टेकियन ट्यूब्स, दूसरा थ्रू दी एक्सट्राऑर्डिनरी कैनाल व्हेन द ईयर ड्रम इज परफोरेटेड, एंड थर्ड इज वाया दी हेमेटोजीनस रूट। इन 3 के अलावा कोई और विशेष रास्ता इसके लिए नहीं होता है जो मिडिल ईयर को इन्फेक्ट करता है। तो एक बार इन्फेक्शन, मैंने बताया कि क्यों बच्चों में ज्यादा कोल्ड हो जाता है तो कान इन्फेक्ट हो जाता है, कि अगर माँ अगर इसको नहीं जानती है और गलत पोस्चर में उसको दूध पिलाती है, खिलाती है, तो दूध पीते समय जो भी है, पानी पीते समय, दूध पीते समय अगर लिटा के बच्चे को उसकी माँ खिलाती है, पिलाती है, तो पता लगा कि दूध का कुछ हिस्सा पेट में तो गया ही और कुछ हिस्सा इस रास्ते से कान में चला जाए। तो कान में जैसे ही दूध पहुंचता है, अब वहां पे वो डिजीज खेल शुरू हो जाता है। जैसे ही इंफेक्शन पहुंचेगा गले से, वो कान में खेल शुरू होता है। आगे मैं इस वीडियो में और बताते जाऊंगा आपको कि अब ये कैसे कैसे खेल करता है कान में और क्या क्या होता है। ये सारी चीजें, क्या सिम्टम आती है, क्या उसके बचाव हैं, क्या उसके रोकथाम है, ये सब बताते जाएंगे। धन्यवाद।